अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। शकीला ने खुदकुशी करके मेरे लिए और मुसीबत खड़ी कर दी। वो इतनी जज्बाती होगी कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक नई मुसीबत में फंस गया था। अगर यहाँ से भाग जाता हूँ तो भी मुजरिम बनता हूँ, और अगर यहाँ रह जाता हूँ तो भी मुझे शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मगर फैसला मुझे बहुत जल्दी करना था। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे पास सिर्फ चंद लम्हे थे और इन्हीं चंद लम्हों में मुझे हतमी फैसला करना था कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। मुझे यहाँ से भागना चाहिए या हालात का मुकाबला करना चाहिए। शकीला और उसके बच्चे तो मर चुके थे। उनके जिस्मों में जिंदगी की कोई रमक, कोई निशानी बाकी नहीं थी। अजीब मुसीबत खड़ी हो गई। अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं नेकी के इस काम में पड़ता ही ना। अस्पताल से ठीक होकर निकलने के बाद वहीं से कहीं और रफू चक्कर हो जाता। फिर मैंने एक फैसला किया, अगर मैं यहाँ रुक जाऊं तो पुलिस और थाने कचहरियों के चक्कर लगा लगा कर मेरा खुद दिया पांचा निकल जाएगा। इसलिए बेहतर है इस सारी मुसीबत से निकलने के लिए यहाँ से फौरन 9-2-11 हो जाऊं। यहाँ मोहल्ले का कोई आदमी मुझे नहीं जानता। सेठ यावर साहब के पास चलते हैं और वहीं उनके पास कहीं रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। वैसे भी उन्होंने मिल में मुझे रिहाइश की ऑफर पहले ही कर दी थी। ये सोचकर मैंने जल्दी से ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा। अपना मुख्तसर सा सामान यानी कपड़ों के चंद जोड़े उठाए और फिर मिल की तरफ चल पड़ा। सेठ यावर साहब के पास पहुंचकर मैंने रिहाइश का उन्हें बता दिया कि मुझे अब रिहाइश यही चाहिए। फिर मैं काम में लग गया, मगर काम में दिल लगा ही नहीं। यावर साहब ने मेरी जहनी हालत देखकर एक दो बार मुझसे पूछा कि क्या बात है, खैरियत तो है मियाँ? कुछ अजीब से परेशान से दिखाई देते हो। मैंने कहा बस कोई परेशानी नहीं, रिहाइश की परेशानी है। वो दरअसल रोज वहां आना जाना भी मेरे लिए मसला है, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सेठ यावर साहब मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ भाई ठीक है, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि हम तुम्हें रिहाइश देंगे। तुम सुलेमान से मिल लो, कमरा वो तुम्हें दे देगा। सुलेमान साहब हमारी मिल के मैनेजर थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे मिल के साथ मुल्हिका रिहायशी कॉलोनी बने हुए उन कमरों में से एक कमरे में मुझे जगह दे दी। उन कमरों में मिल के उन काम करने वाले लोगों को रखा जाता जो गैर शादीशुदा और सिंगल होते। उन्हीं में से एक कमरा मुझे दे दिया गया और बाकी जो लोग होते जिनकी फैमिली साथ होती उनके लिए अलग रिहायशें बनी थी। हर तरह की सहूलत मौजूद थी। कमरे की चाबी सुलेमान साहब ने मुझे दे दी और फिर मुझे कमरा भी दिखा दिया। शाम को मैं अपने कमरे में गया और जहनी तौर पर परेशानी में डूबा हुआ चारपाई पर लेट गया। शकीला और उसके मासूम बच्चों की शक्लें मेरे सामने आ रही थीं। शकीला ने आखिर इंतहाई कदम क्यों उठाया? अगर सिर्फ उसे साहिबान की जरूरत होती तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो मेरे बारे में बिल्कुल संजीदा हो चुकी थी। वो मुझे दिल से पसंद करने लगी थी और मेरे इनकार की सूरत में उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन साथ ही उस बदबख्त ने दिलदार खान की निशानियों को भी मिटा दिया, यानी उसके मासूम बच्चों को भी इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिस बात का मुझे बेहद अफसोस था। कुछ भी था, दिलदार खान का नाम लेवा उसका बेटा और उसकी बेटी थे। कम से कम उन्हें जान से नहीं मारना चाहिए था। खैर क्या हो सकता था। एक बहुत बड़ा कदम उसने उठा लिया और इस कदम के उठाते साथ ही मुझे भी हमेशा के लिए अजीब सी जहनी कश्मकश में मुब्तला कर दिया। मिल में काम करते हुए मुझे 4-5 महीने से ज्यादा गुजर गए। मेरी बदकिस्मती, जहां मैं पहुंचता मेरी नहुसत मुझसे पहले वहां पहुंच जाती थी। 3 महीने बिल्कुल ठीक गुजरे। चौथे महीने में मिल के हालात अजीब से हो गए। हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। यावर साहब के साथ मिल में कुछ और पार्टनर भी थे और उनमें आपस में कुछ अजीब सी कश्मकश जारी थी। पता चला कि मिल के एक पार्टनर ने घपला कर दिया, जिसकी वजह से मिल को काफी नुकसान हुआ। मिल में से मुलाजमीन को निकाला जाने लगा। फिर उन्हीं दिनों सेठ यावर साहब ने मुझे एक दिन दफ्तर में बुलाया और कहने लगे, सरफराज तुम बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी हो, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन यार मिल के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम मुलाजमीन को निकाल रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे बहुत माफी चाहता हूँ कि दूसरे मुलाजमीन की तरह मुझे तुम्हें भी नौकरी से जवाब देना होगा। मैं परेशानी से उनकी सूरत देखने लगा। अभी बामुश्किल 3 महीने तो सुकून से गुजरे थे। यावर साहब मेरी परेशान शक्ल देखकर बोले, फिलहाल तुम्हारे लायक कोई ऐसी नौकरी नजर नहीं आ रही यार, तुम मेहनती नौजवान हो।
मेरे साथ जो और पार्टनर हैं, हम अपने अपने हिस्से के शेयर अलग अलग कर रहे हैं। तमाम पार्टनर अपने अपने हिस्से मांग रहे हैं। एतमाद की कमी है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। जिस पार्टनर ने हमें धोखा दिया, उसके बाद दूसरे पार्टनर भी एक दूसरे से जान छुड़ाना चाहते हैं। इस अजीब झमेले से निकलने के लिए वो सब अपना अपना हिस्सा वसूल करने में तैयार हैं। जो पार्टनर हम सब रह गए हैं, सब बहुत अच्छे हैं। सब ने आपस में मुत्तफिका फैसला किया कि अगर कोई एक आदमी मिल खरीदना चाहे तो वो बाकी लोगों को अदायगी कर दे। इस तरह से एक ही आदमी इस मिल का मालिक बन जाएगा, क्योंकि अब दूसरे सब लोग उस घपले की वजह से मिल में शराकत नहीं करना चाहते। मगर कोई भी इतनी पोजीशन में नहीं कि अकेला इस पूरी मिल को खरीद सके। मेरी भी पोजीशन ऐसी नहीं कि मैं इस मिल को खरीद सकूं। अगर मैं मिल खरीद सकता तो मैं जरूर तुम्हें अपने साथ रखता। हमारे साथी जिसने घपला किया वो मुल्क से फरार हो गया। शायद कल मिल किसी और पार्टी के हवाले कर दी जाए। लेकिन जिन लोगों ने ये मिल खरीदी है, उनकी शर्त है कि तमाम पहले मुलाजमीन को निकाला जाए, क्योंकि अब वो मिल में अपने मुलाजमीन रखना चाहते हैं। ये सब कुछ हंगामी तौर पर हो रहा है, हालांकि कहीं भी ऐसा होता नहीं है। मुलाजमीन को एकदम से नहीं निकाला जाता। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सरफराज कि मैं ये नौकरी अब तुम्हारी जारी नहीं रख सकता। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मैं परेशान हो गया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो अभी हालात कुछ बेहतर होने लगे थे। सेठ यावर साहब कहने लगे, बरखुरदार परेशान होने की जरूरत नहीं। नौकरियां तो मेरी नजर में हैं तुम्हारे लिए, मगर शायद तुम्हारे लायक कोई नौकरी ऐसी ना हो। मैंने उनकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी और कहा, सेठ साहब आप बताइए, मैं कोई भी नौकरी करने को तैयार हूँ। मुझे फिलहाल नौकरी और रिहाइश की सख्त जरूरत है। अगर आपने भी जवाब दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। सेठ साहब मेरी तरफ मुस्कुराकर देखे और कहने लगे, नहीं सरफराज, मैं तुम्हें दरबदर नहीं होने दूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक हल है, मैं तुम्हें बताए देता हूँ। तुम वहां चले जाओ, उम्मीद है तुम्हें जरूर वहां नौकरी मिलेगी। एहसान साहब रिटायर्ड सिविल ऑफिसर हैं। उन्हें अपने घर के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है। बेचारे अक्सर बीमार रहते हैं, दिल के मर्ज और शुगर जैसे मर्ज में मुब्तला हैं। उनकी औलाद जवान है, एक बेटा और बेटी, मगर वो दोनों इतने नालायक और बुरे हैं कि कभी बाप की तरफ पलट कर नहीं देखा, और वो दोनों मुल्क से बाहर रहते हैं। एहसान साहब से दरअसल 5 साल पहले गलती हो गई। बुढ़ापे में एक जवान औरत से शादी कर ली, जिसकी वजह से उनका बेटा और बेटी उनसे नाला हैं। ये तो अच्छा हुआ कि शादी इन्होंने उस वक्त की जब इन्होंने अपने बेटे और बेटी की शादी पहले ही कर दी थी। बाप इतना बीमार है, मगर इसके बावजूद वो कभी नहीं आए। दरअसल एहसान साहब की भी कुछ गलतियां हैं। बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ शकी मिजाज के हैं। किसी को घर में मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत नहीं देते, मगर चूंकि दोनों बच्चे बाहर हैं और पीछे संभालने वाला कोई नहीं, अगर तुम उनके घर के कामों की जिम्मेदारी कबूल कर लो और साथ ही साथ उनकी ड्राइवरी की नौकरी भी, तो तुम्हें वहां अच्छी नौकरी मिल सकती है और साथ ही तनख्वाह भी। हाँ, लेकिन उनकी नौकरी तुम्हें कितना अरसा तक के लिए मिलेगी, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए ये अच्छा ऑप्शन है। मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है, इसलिए उन्होंने मुझसे कह रखा था कि मेन तौर पर तो उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है, मगर इसके साथ साथ घर के कामों के लिए भी कोई आदमी चाहिए जो सारे काम एक साथ कर सके। मैंने उनसे वादा किया था कि अगर कोई अच्छा भलेमानस आदमी हुआ तो मैं उन्हें जरूर बताऊंगा। तो इसलिए अब मैं तुम्हें उनके घर भेजता हूँ। तुम चले जाओ, उनको मेरा कह देना। उम्मीद है तुम्हें नौकरी दे देंगे, लेकिन मियाँ पहले वो अपने तौर पर तुम्हारी खोज करेंगे। लेकिन मैं एक पर्ची तुम्हें देता हूँ, इसमें मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर तुम्हारी तरफ से तसल्ली दे दूंगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने एक कागज और पेंसिल से उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। छोटा सा एक पेपर पर खत पूरा लिख दिया और साथ ही उन साहब का एड्रेस भी लिख दिया, एहसान सदीकी, शाह आलम कॉलोनी। कहने लगे, ये पता लेकर चले जाओ और उनसे मिल लेना। मैंने उनका शुक्रिया अदा करके पेपर उनसे लिया और उनके दफ्तर से बाहर आ गया। चलते वक्त उन्होंने अपनी जेब से कुछ रकम निकालकर मुझे देते हुए कहा था, बरखुरदार, मैं हूं तो शर्मसार, मगर तुम्हारी ये थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। ये रकम मेरी तरफ से रख लो, तुम्हारे काम आई थी। तनख्वाह तो पहले ही मैं उनसे वसूल कर चुका था। मैंने उनका बेहद शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छे और नफीस किस्म के इंसान थे। वहां से निकलने के बाद मैंने शाह आलम कॉलोनी का रुख किया। मकान ढूंढने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हर मकान नफीस किस्म का बना हुआ था। ये ऐसा इलाका था जहां शहर के अच्छे अमीर लोग रहते थे। खूबसूरत सजे सजाए घर, उनमें रहने वाले मकीनों की अच्छी हालत का मुंह बोलता सबूत थे। मकान ढूंढता ढूंढता आखिर में एक खूबसूरत से घर के सामने पहुंचा। गेट खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैंने गेट खटखटाया। काफी देर के बाद गेट खुला।
एक 40-45 साल औरत सामने आई और कहने लगी, किससे मिलना है आपको? चेहरे पर अजीब सी नखवत सजी थी। मैंने कहा, मुझे एहसान सिद्दीकी साहब से मिलना है, क्या ये उन्हीं का घर है? मैंने पूछा तो वो बोली, हाँ उन्हीं का घर है, मगर आप कौन है और कहां से आए हैं? मैंने कहा, मुझे सेठ यावर साहब ने भेजा है, मुझे उनसे मुलाकात करनी है, कुछ काम है। मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोली, अच्छा आप ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। और उसने अजीब सी निगाहों से मुझे देखते हुए गेट बंद कर दिया और फिर चली गई। तकरीबन 5-6 मिनट गुजर गए और फिर दोबारा आई, गेट खोला और कहने लगी, आ जाइए अंदर। मैं अंदर दाखिल हुआ और वो कहने लगी, मेरे पीछे पीछे चले आइए। मकान का लॉन बड़ा खूबसूरत था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। लॉन में खूबसूरत पौधे लगे हुए थे और घास उगी हुई थी। सामने बरामदा और कतार में 3-4 कमरे थे। वो मुझे लिए हुए सबसे दाएं कमरे में दाखिल हुई। खूबसूरत हॉल से गुजरकर सामने देखा एक छोटा सा डाइनिंग हॉल था, जिसमें एक डाइनिंग टेबल पर एक 65-70 साल बुजुर्ग डाइनिंग टेबल पर बैठे फ्रूट खाने में मसरूफ थे। मेरी तरफ सर उठाकर देखा और कहने लगे, भाई बरखुरदार किससे मिलना है? मैंने उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा और कहा, सेठ साहब, मुझे सेठ यावर साहब ने भेजा है, मुझे सेठ एहसान साहब से मिलना है। उन्होंने मुझे अजीब तनकीदी सी निगाहों से देखा और कहने लगे, हाँ मैं ही हूँ एहसान, इधर आ जाओ मियाँ, मेरे सामने बैठ जाओ। उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल पर भी अपने सामने बिठा लिया। औरत ने फ्रूट से भरी हुई टोकरी और एक प्लेट मेरे आगे कर दी और कहने लगी, लीजिए फ्रूट खाइए, और फिर वो चली गई। बुजुर्ग एहसान साहब मेरी तरफ देखते हुए बोले, हाँ भाई बताओ, इस सिलसिले में मिलना चाहते थे मुझे? वो जी, मुझे सेठ यावर साहब ने नौकरी के सिलसिले में आपके पास भेजा है। उन्होंने बताया था कि आपको एक ड्राइवर और घर के कामों के लिए किसी आदमी की जरूरत है। अरे भाई कौन सी नौकरी, किसकी नौकरी? मैंने झिल्लाकर कहा, जी मेरी नौकरी। एहसान साहब, मेरा ख्याल है सेठ यावर साहब से आपने कहा था कि आपको किसी आदमी की जरूरत है। अरे हाँ हाँ भाई, मुझे याद आया। एहसान साहब अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोले, बल्कि मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था कि मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है, लेकिन साथ साथ वो घर के काम काज भी करना जानता हो, मसलन गाड़ी चलाना जानता हो, खाना पकाना जानता हो और दीगर घर के छोटे छोटे काम। ये तो बड़ी अजीब बात थी। इन बुजुर्गवार को एक तनख्वाह में सारे मुलाजमीन एक ही आदमी में चाहिए थे। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया। मैंने कहा, जी मैं खाना पकाना नहीं जानता, हाँ बाकी सब काम मैं कर सकता हूँ, ड्राइविंग जानता हूँ और घर के दूसरे काम भी कर दूंगा, मगर खाना पकाना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो फिर नौकरी कैसी? तुम तो हमारे काम के आदमी ही नहीं। बुजुर्ग ने एकदम ही लगी लपटी रखे बगैर कहा, तो इसका मतलब है कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं है। मैंने मायूस होते हुए कहा, हाँ मियाँ, मुझे तो ऐसे आदमी की जरूरत है जो खाना भी पकाना जानता हो। हमारा ड्राइवर भाग गया, 3 महीने की एडवांस तनख्वाह भी ले गया और खाना पकाने का काम भी वही करता था। इसलिए आप भी हम ऐसे आदमी को रखना चाहते हैं जो सारे काम जानता हो। इतने में वही औरत जिसने दरवाजा खोला था एक शरबत का गिलास उठाए आ गई। उसने मेरे सामने रखा। सख्त प्यास महसूस हो रही थी। मैंने जल्दी से गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, कम से कम प्यास तो बुझाओ। सारा गिलास एक ही दम गटागट में पी गया। ठीक है मियाँ, अब तुम जा सकते हो, उन बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा। मैं मायूसी के आलम में उठ खड़ा हुआ। वो औरत जिसने दरवाजा खोला था पास खड़ी थी। कहने लगी, क्या हुआ? वो मियाँ साहब कहने लगे, अरे भाई ये हमारे काम का आदमी नहीं, ये सिर्फ ड्राइविंग जानता है और घर के काम कर देगा, मगर खाना पकाना तो इसको आता ही नहीं, इसलिए हमारे काम का तो ना हुआ ना। जाओ मियाँ। अच्छा शाहिदा, तुम गेट को कुंडी लगा लो, इसको बाहर करो। बुजुर्ग बड़े अजीब से अंदाज में बोले। मैं बेचारगी से उठकर गेट की तरफ मुड़ने लगा तो वो औरत अपने मियाँ से कहने लगी, अरे क्या हुआ तुम्हें? फिर उन्होंने मुझे आवाज दी और कहने, रुको 1 मिनट जरा। मैं खड़ा हो गया। फिर वो अपने मियाँ से कहने लगी, देखो खाना पकाने का मसला नहीं है, मैंने जरीना से कह दिया है, वो खाना पकाने के लिए आ जाया करेगी, घर के काम तो उसी ने करने हैं ना। ये नौजवान सही रहेगा, इसीलिए रख लो। मैं औरत की तरफ तशक्कुर अमेज नजरों से देखने लगा। अरे भाई रख तो लूं, मगर ये तो निगोड़ा किसी काम का नहीं। अरे कैसी बातें करते हो, क्यों नहीं काम का? ड्राइविंग करेगा, घर का सौदा सलफ लाएगा, काम का क्यों नहीं? फिर शाहिदा मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोली, सरफराज क्या तुम पहले ड्राइविंग करते रहे हो? उन्होंने सवाल किया। मैंने कहा, जी हाँ। अच्छा देखो, तनख्वाह तो बहुत अच्छी मिलेगी, मगर एक शिकायत हमें नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, कौन सी? छुट्टी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने कहा, मुझे छुट्टी क्यों करनी है बेगम साहिबा, मेरा तो कोई है ही नहीं जिसके पास मैं जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि तुम छुट्टी बिल्कुल नहीं करोगे। जी बिल्कुल नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की।
तुम्हें 3000 रुपए माहवार तनख्वाह मिलेगी। बेगम शाहिदा साहिबा ने एक लम्हे में फैसला कर लिया। 3000 सुनकर तो एक लम्हे के लिए मैं हैरत से उन्हें देखने लगा कि कहीं उनका दिमाग तो नहीं चल गया। उस वक्त के 3000 आज के 50,000 समझ लीजिए। औरत की बातें सुनकर लगता था कि इस घर की असल मालकिन वही है। उसका मियाँ तो सिर्फ बराए नाम ही घर का मालिक बन बैठा है। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? वो औरत कहने लगी। इस दौरान एहसान साहब बिल्कुल खामोश बैठे हमारी तरफ देखते रहे। मैंने कहा, जी मुझे मंजूर क्यों नहीं, आखिर आप इतनी अच्छी मेरी तनख्वाह मुकर्रर कर रही हैं। मुझे दिल में तो बड़ी हैरत थी कि 3000 रुपए माहवार, इतनी तनख्वाह तो मुझे कहीं नहीं मिली थी। अच्छा ठीक है, तो फिर आज से तुम इस घर के मुलाजिम, साथ ही हमारा छोटा सा एक क्वार्टर नमा मकान है, तुम्हें रिहाइश के तौर पर वो मिल जाएगा। हमारे पहले ड्राइवर का सामान वहां पड़ा है, मैं जरीना से कहकर वो कमरा साफ करवाई देती हूँ, तुम अपना सामान ले आओ। मैंने कहा, बेगम साहबा मेरे पास तो सिर्फ यही चंद कपड़े हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। एहसान साहब एक बार फिर बीच में बोले, अरे कुछ सोचने का मौका दो शाहिदा, न जाने कौन है, कहाँ से आया है। शाहिदा बोली, बस कुछ नहीं जानना, आपके दोस्त ने भेजा है तो ठीक ही होगा। क्या आपको उन पर एतबार नहीं? एतबार तो है, मगर भगवान कुछ मुझे भी तो पूछने दो। अरे छोड़िए आप, बस मैंने फैसला कर दिया है, अब छोड़िए, घर को जरूरत है ना। देखिए ना, 2-3 हफ्ते इतनी परेशानी में गुजरे हैं, घर से बाहर आने जाने का मसला है, आप बीमार रहते हैं, घर के काम रुके पड़े हैं, मैं खुद जा नहीं सकती। चलो भाई सरफराज, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम यहीं बैठो, मैं अभी जरीना को बुलवाती हूँ, साथ वाले मकान को खुलवाकर सफाई करवाई देती हूँ। एहसान साहब उनकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गए, मगर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ घूर रहे थे, जैसे उन्हें मुझ पर गुस्सा हो। मैं उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। शाहिदा बेगम गेट से बाहर निकल गई, शायद जरीना का घर कहीं आसपास था। थोड़ी देर बाद तो शाहिदा बेगम वापस आई और कहने लगी, जरीना उस कमरे को सफाई कर रही है और ड्राइवर का सामान निकलवा रही है, कमरा साफ कर दे तो सरफराज तुम वहां चले जाना। बाहर एक गैराज में गाड़ी खड़ी है, चाबी साहब से ले लो, उसे अच्छी तरह देख लो, 3 हफ्तों से बंद पड़ी है। घर के सामान की कुछ लिस्ट है, वो भी कल ले आना। ये कहती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद फिर दाखिल हुई और कहने लगी, जाओ भाई जरीना आई है, उसके साथ चले जाओ। मैं उठा और मैंने बाहर की राह ली। बाहर एक औरत खड़ी थी जिसका नाम जरीना था, वही इनके घर खाना पकाने का काम करती थी। कहने लगी, आई चलकर देख लीजिए जिस कमरे में आपको रिहाइश देनी है। मैं उसके साथ चल पड़ा। उनके घर के साथ ही एक छोटा सा मकान और था, जिसके अंदर कीकर का दरख्त लगा हुआ था, सामने वाहिद कमरा था और साथ एक स्टोर। जरीना ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोला और मुझे आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे चल पड़ा। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, एक चारपाई लगी थी और स्टैंड वाला पंखा पड़ा हुआ था। ताला और चाबी दरवाजे के साथ लटका हुआ है, जब निकलना हो तो बंद कर लीजिएगा। इतना कहकर जरीना चली गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का जायजा लिया और फिर चारपाई पर बैठा। थक गया था इसलिए फौरन लेट गया। अभी तकदीर में पता नहीं कितने धक्के लिखे हुए थे। बूढ़ा सेठ यानी एहसान साहब मुझे नौकरी पर रखने पर रजामंद नहीं थे। शायद मुझे नौजवान या खूबसूरत समझकर उनके दिल में कुछ शक व शुबात पैदा हो गए थे, मगर उनकी बीवी ने मुदाखलत करके मुझे जबरदस्ती मुलाजिम रख लिया। कितनी हैरत की बात थी कि इतने बड़े जिम्मेदार का बेटा दर बदर की ठोकरें खा रहा था, कभी मुंशी की नौकरी तो कभी ड्राइवर की। इज्जत मिट्टी में मिलकर रह गई। मगर नहीं, मुझे इज्जत इसी में नजर आ रही है कि मैं अपने पांव पर खड़ा होना चाहता हूँ, अपने वालिद की जायदाद पर नहीं। और वालिद ने तो वैसे भी मुझे बेइज्जत करके जायदाद से आग करके घर से निकाल दिया था। शाम के अंधेरे फैलने लगे। जरीना मुझे खाना दे गई और साथ ही पैगाम दिया, बेगम साहिबा कह रही हैं कि सुबह 8 बजे काम पर हाजिर हो जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम बेगम साहिबा से कह देना। उसके जाने के बाद मैंने सहन में लगे नलके से मुंह हाथ दिया और फिर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं मकान के सहन में चहलकदमी करने लगा। मशरक की दीवार के साथ एहसान साहब की कोठी की दीवार थी। थोड़ी देर बाद चहलकदमी के बाद मैंने कमरे में दाखिल होकर कुंडी लगाई और लेट गया। अजीब खामोशी और सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। शाह आलम कॉलोनी इतनी गंजान आबाद नहीं थी, यानी आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। बड़े बड़े मकान थे, खूबसूरत मकान थे, लोगों की आमदोरफ्त कम थी, या शायद लोग घरों में ही घुसे रहते। इसका मतलब था कि यहाँ बहुत अमीर लोग रहते थे। अमीर लोग ज्यादा शोर शराबा और ज्यादा बच्चों की फौज पसंद नहीं करते, इसलिए इलाके में काफी सुकून था। काफी देर तक नींद न आई, करवटें बदलता रहा।
सोने की नाकाम कोशिश करता रहा। नींद की देवी किस वक्त मुझ पर मेहरबान हो गई पता ही नहीं चला। सुबह अजान के वक्त आंख खुली, उठकर मुंह हाथ धोया, वुजू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी और रोकर सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि या अल्लाह मेरी आजमाइश को कम कर दे। इसके बाद मैं कोठी पहुंच गया। मेरे लिए नाश्ता भी आ गया, मगर सेठ साहब ने मुझे अपने साथ नहीं बिठाया बल्कि दूसरे टेबल पर बैठने को कहा। जरीना मेरे लिए नाश्ता ले आई। नाश्ते से फारिग होने के बाद शाहिदा बेगम आ गई और कहने लगी, सरफराज बाजार चलना है, घर का कुछ सामान लाना है। लिस्ट मेरे पास है मगर मेरा तुम्हारे साथ जाना जरूरी है। तुम्हें जगह के बारे में बताना पड़ेगा कि सामान मैं कहां से लाती हूँ। इसके बाद तुम अकेले ही ले आया। मैंने कहा ठीक है बेगम साहिबा, मैं तैयार हूँ, चलिए। फिर मैं गैराज में आ गया, गाड़ी निकाली और बेगम साहिबा आ गई, बैठी और मैं उन्हें लेकर गेट से बाहर निकल आया। वो मुझे रास्ता बताने लगी और मैं आगे बढ़ने लगा। वो बड़े गौर से मेरी तरफ देख रही थी। फिर वो पूछने लगी पहले कहाँ नौकरी करते थे। मैंने उनको बताया कि मैं पहले सेठ यावर के पास मिल में काम करता था। उन्होंने कहा कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा इरशादाबाद का। कहने लगी अच्छा वो तो बहुत दूर है, यहाँ कोई अजीज रिश्तेदार है जिसके पास तुम लायलपुर आए हो। मैंने कहा नहीं बेगम साहिबा, बस काम की तलाश में आया हूँ। और फिर इसी तरह बातों के दौरान हम मार्केट पहुंच गए। वहां से सामान खरीदा, मैंने उठाकर गाड़ी में रखा और फिर हम वापस आ गए। वापसी पर बेगम साहिबा ने एक जगह से ड्रिंक्स मंगवाए और हम दोनों ने पिए। एक उन्होंने मुझे भी दिया। बेगम साहिबा अच्छी थी, उम्र कोई 40 साल के करीब होगी। शक्लो सूरत से लगता था कि अपने दौर में बहुत बड़ी हसीन रही होंगी, मगर अभी भी इतनी बूढ़ी नहीं थी बल्कि जवान ही थी। सेठ साहब के मुकाबले में तो काफी बेहतर थी। मुझ पर तो खास मेहरबान थी, मेरे आ जाने से बहुत खुश थी। मियाँ के सामने घर पहुंचे तो मेरी तारीफ करने लगी कि देखो कैसा भले मानस आदमी है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सारा सामान खरीद कर गाड़ी में रखा और कोई परेशानी नहीं हुई। रास्तों को भी पहचानता है, ऐसा लगता है जैसे ये पहले से सब कुछ जानता हो। मैं मुतमईन हो गया कि मेरे काम से वो खुश थे। इस तरह मेरी नई जिंदगी का आगाज हो गया। अब अक्सर औकात सेठ साहब भी मुझे साथ बिठा लेते और शतरंज की बाजी लग जाती। कभी कभी उनके साथ बेमकसद बहस में शरीक होना पड़ता। अक्सर उनकी तबीयत खराब ही रहती, डॉक्टर साहब को भी ले आना पड़ता और वो मैं ही लेने जाता। बेगम साहिबा यानी शाहिदा मुझ पर खास मेहरबान थी। कभी कभी उनकी निगाहों से मुझे उलझन होती। एक रात बहुत जोरों की बारिश थी। मैं कमरे में आकर सोने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजा खटकने लगा। मैंने घबरा कर वक्त देखा, काफी टाइम हो चुका था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने शाहिदा खड़ी थी। कहने लगी जल्दी आओ, बड़े साहब की तबीयत खराब है। मैं फौरन उठकर उनके साथ चल पड़ा। एहसान साहब नीम बेहोशी की हालत में पड़े थे। बेगम साहिबा ने कहा इनको देखो क्या हुआ। मैंने परेशान होकर कहा मालूम नहीं, मैं देखता हूँ। अच्छे भले अभी मैं बातें करता हुआ छोड़ गया था। वो कहने लगी बस अचानक ही कुछ हो गया, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और फिर दौड़ा आया, उनको अपने कंधे पर लादा और गाड़ी में डालकर बाहर निकल आया। फिर हम अस्पताल की तरफ चले। शाहिदा बेगम भी हमारे साथ थी, मगर अस्पताल पहुंचने तक देर हो चुकी थी। सेठ साहब का जिस्म बेजान हो चुका था। डॉक्टर साहब ने बताया उन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ और सेठ साहब की मौत हो गई। दूसरी वजह यह भी बताई गई कि सेठ साहब का दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई। शाहिदा बेआवाज रोने लगी, आंखों से आंसू जारी थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। सेठ एहसान जैसे भी थे अच्छे इंसान थे। तदफीन हो गई, घर जैसे बिल्कुल सूना हो गया। मुझे शाहिदा बेगम के बेवा होने का बहुत अफसोस था। बड़ी अच्छी इंसान थी, मैं दिलो जान से उनकी खिदमत में लगा रहता। एकदम से जैसे घर बेरौनक सा हो गया। सेठ साहब के जाने के बाद घर सूना सूना लगने लगा। फिजा अजीब सी सोगवार रहती, मगर कब तक? वक्त आहिस्ता आहिस्ता हर जख्म को मुंदमिल कर देता है। दिन गुजरते रहे। एक रात मैं अपने कमरे में पहुंचा। काम की वजह से मुझे दोबारा कोठी जाना पड़ा। गेट खुला था। जरीना बर्तन वगैरह धोने के बाद अपने घर जाती और उस वक्त गेट बंद होता। मैं गेट से अंदर दाखिल हुआ, कमरों के पास पहुंचा तो अंदर से आती आवाजों ने मेरे कदम रोक लिए। एक मर्दाना आवाज आ रही थी, बेगम साहिबा मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक एक नकली वसीयत तैयार तो कर दी है, जिसके मुताबिक तमाम जायदाद एहसान साहब ने आपके नाम लिख दी है। ये एक मर्दाना आवाज थी। ठीक है वकील साहब, इसकी मैंने आपको मुंह मांगी कीमत दी है।
शाहिदा बेगम की आवाज आई। आप बेफिक्र रहे शाहिदा बेगम, आपका राज कभी नहीं खुलेगा। एहसान साहब का बेटा और बेटी कभी कोर्ट में ये साबित नहीं कर सकेंगे कि ये वसीयत नकली है। मगर शाहिदा साहिबा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितनी जल्दी हो सके दूसरी शादी कर लीजिए। इससे क्या होगा वकील साहब? शाहिदा की आवाज आई। शाहिदा बेगम, इस रात से कोई भी वाकिफ नहीं कि सेठ साहब को आपने खुद मौत के घाट उतारा है, उनका गला घोंट कर, और ये भी कोई नहीं जानता मेरे सिवाय कि आपकी वसीयत झूठी है, क्योंकि सेठ एहसान साहब सारी जायदाद अपने बेटे और बेटी के नाम करना चाहते थे। मगर अब जब आप बिल्कुल अकेली हो गई हैं तो आपको एहसान साहब के बेटे और बेटी की तरफ से खतरा है, क्योंकि वही जानते हैं कि आप दरअसल सारे फसाद की जड़ हैं और आप अंदर से सेठ साहब से बेइंतहा नफरत करती थी। सिर्फ आपने उनकी जायदाद की खातिर उनसे शादी की। वो शोर मचाएंगे, कोर्ट जाएंगे और आप पर कोई हमला भी कर सकते हैं। आप अकेली हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आप शादी कर लें तो आपको शोहर के तौर पर एक महफूज पनाहगाह भी मिल जाएगी और एक गार्ड यानी मुहाफिज भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने शोहर को इस राज में शरीक कर लीजिए कि सेठ एहसान को आपने खुद मौत के घाट उतारा है, ताकि उनकी सारी जायदाद आपको मिल जाए, उनके बेटे और बेटी को कुछ ना मिल सके। इस तरह दोनों मियाँ बीवी मिलकर एहसान साहब की दौलत पर ऐश करें और उनके बेटे और बेटी को फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। वकील साहब ने हंसकर कहा, ठीक है वकील साहब, मैं आपके मशवरे पर सोचूंगी। आप अपना हिस्सा वसूल कीजिए और यहाँ से कदम निकालने के बाद इस राज को हमेशा के लिए भूल जाइए कि यहाँ ऐसा कभी कुछ हुआ था। अगर मुझे कभी आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे राब्ता करूंगी। वकील साहब ने कहा, ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। वकील साहब बाहर आने के लिए तैयार थे। मैं फौरन एक दीवार की ओट में हो गया। वकील साहब कमरे से निकलकर चले गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी अच्छी और मेहरबान नजर आने वाली औरत अंदर से इतनी मकार नागिन होगी, मुझे अंदाजा नहीं था। उसने अपने शौहर को जायदाद की खातिर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसका शौहर चाहता था कि उसकी जायदाद का ज्यादा हिस्सा उसके बेटे और बेटी को मिल सके, जो हकीकी वारिस थे। मगर जब उन्हें अपने बाप की मौत का पता चलेगा तो वो यहाँ आकर वाविला मचाएंगे और वो शादी कर लेगी ताकि वो एक ढाल के तौर पर अपने शौहर को इस्तेमाल कर सके। कितनी अजीब दुनिया है, मतलब के लिए क्या क्या काम कर जाती है। मैं बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में आ गया, बेचैनी से करवटें बदलता रहा। नींदें तो मेरी उड़ चुकी थी। अगले दिन शाहिदा बेगम ने कहा, सरफराज, अगर मैं तुम्हें एक हैसियत से बदल कर यानी ड्राइवर से बदल कर इस घर की मालिक बना दूं तो कैसा रहेगा? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और शाहिदा बेगम की ये बात थी या एक बम था जो मेरे सर पर फूट गया। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं जानता था कि शाहिदा बेगम अब किसी मोहरे की तलाश में थी। वकील साहब के मशवरे के मुताबिक उन्हें एक मुहाफिज की जरूरत थी और वो मुझे इसके तौर पर इस्तेमाल करेंगी, ये मुझे मालूम नहीं था। कहने लगी, सरफराज, मुझसे शादी करके तुम इस घर के नौकर से मालिक बन जाओगे और तुम्हारी हैसियत बदल जाएगी। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उनकी वफात के बाद तन्हाई मुझे काटने लगी है। बेगम साहिबा मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और मैं बड़ी अजीब नजरों से उन्हें देख रहा था। मेरे सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जो जायदाद के लिए अपने शौहर को मार सकती थी, जो अपने आप को महफूज बनाने के लिए किसी को भी कुर्बानी का बकरा बना सकती थी, और इस वक्त उसके सामने कुर्बानी का बकरा मैं खड़ा था। मगर मैं इतनी आसानी से इस औरत के हाथों खिलौना नहीं बनूंगा। मैं सोचने लगा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये नौकरी इसको इसी वक्त ठोकर मार देनी चाहिए? नहीं, मेरे जहन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। शाहिदा बेगम मेरे जवाब की मुंतजिर थी और मैं उनके सामने खड़ा उन्हें बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे मेरे सामने दुनिया की मजलूम तरीन औरत खड़ी हो। मुझे चंद लम्हों में फैसला करना था, हाँ या ना। ना की सूरत में मुझे इस घर से हमेशा के लिए निकलना पड़ता, नौकरी भी छोड़नी पड़ती, और हाँ की सूरत में मुझे इस कुएं में छलांग लगानी थी। मुझे कौन सी मौत मंजूर थी? अब ये मेरा इम्तिहान था। और फिर मेरे दिमाग ने एकदम से जैसे फैसला कर लिया। मैंने मुस्कुराकर शाहिदा बेगम की तरफ देखा और कहने लगा, दोस्तों ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।